जय हिंद एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पेट्रियोटिक गूज के प्लेटफॉर्म पर। पेट्रियोटिक गूज का उद्देश्य सिर्फ पूर्वांचल के गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी सही, प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी को समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाना भी है। हमारी कोशिश रहेगी कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजन, फिलॉसफी, एग्रीकल्चर और यूथ रिलेटेड इश्यूज़ पे मीनिंगफुल डिस्कशन के माध्यम से सकारात्मक संवाद और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर देवादित्य दास, जो एम्स गोरखपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। आपको इंडोक्रिनोलॉजी के क्षेत्र में विशेष एक्सपर्टाइज प्राप्त है, जिसमें डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे विषय शामिल हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम वेलकम करते हैं डॉक्टर देवादित्य दास सर का। स्टार्ट हम करेंगे सर कि जो अभी लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि एक जो जनरेशन आ रहा है वो जनरेशन अनहेल्दी जनरेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं जी। ऐसा कैसे हो रहा है सर? इसका मूल कारण अगर बोला जाए तो है अनहेल्दी ईटिंग और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब हम लोग अभी जो खाना खा रहे हैं ज़्यादातर पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो कि कैलोरी रिच है बहुत, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती है और ये एम्प्टी कैलोरीज होती है। मतलब खाना जब भी हम लोग खाते हैं उसका दो उद्देश्य रहता है मेनली। एक है खाना जाके आपके शरीर का जो गठन है उसको बेहतर करने में या उसको मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा, और दूसरा है एनर्जी प्रोड्यूस करना। हर रोज़ जो हार्ट बीट रेगुलर चलता है, हमारा ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चल रही है, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रहे हैं, ये सब के लिए एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को प्रोवाइड करना। तो एक आइडियल फूड शुड प्रोवाइड सम एनर्जी ऑल्सो एंड शुड हैव सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ तत्व ऐसे होने चाहिए जो बॉडी के गठन में सहायता करें। पर ये जो प्रोसेस्ड अनहेल्दी फूड्स है, ये सारे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। मतलब बस आपको सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे। और इसके ऊपर जो आ रहा है वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब हम लोगों का जो जीवन शैली अभी है वो बहुत ही हम लोग जैसे शारीरिक श्रम जो है वो बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर काम कंप्यूटर से होता है, बहुत टाइम बैठे रहना पड़ता है, बहुत दौड़ भाग करने का ज़रूरत अभी पड़ता नहीं है। तो ये दोनों मिला के एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है कि एक तरफ आप ज़्यादा एनर्जी आप बॉडी में डाल रहे हो, बट उस एनर्जी को आप खर्चा नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से जो हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो रहा है, और ये ज़्यादा फैट इकट्ठा होने से ही अभी का जो जितना भी दिक्कतें है ये सब आ रही है। इसके साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, वो है अभी मेंटल हेल्थ का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल अगर हम बोले कि एक बैलेंस मेंटल हेल्थ वाला कोई व्यक्ति बहुत मतलब दुर्लभ है, हाँ, ज़्यादा मिलते नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी तरह का स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो ये भी एक हानिकारक चीज़ है जो शारीरिक जो दिक्कतें हैं वो पैदा कर सकती है। तो अगर आप कारण पूछेंगे तो ये 3 कारण मैं पहले रहूँगा: अनहेल्दी फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और आपका मेंटल हेल्थ। एक्चुअली पहले हम देखते थे कि ये जो डायबिटीज़ थी, ये थायराइड था, ये सब एज 50 होने के बाद से स्टार्ट होता था जी। अभी ये टीनेजर्स में देखने को मिल रहा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ये देखने को मिल रहा है जी। ऐसा चेंजेस क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर देने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यूजुअली जो 50 के ऊपर हम लोग डायबिटीज़ देखते थे, ये बात सही है, पर ये बात कॉकेशियंस के लिए ज़्यादा सही है। मतलब यूएस, यूके, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं उनमें यूजुअली 50 के बाद ही देखा जाता था। अभी भी थोड़ा सा मतलब 45 के पहले तो ज़्यादा देखा नहीं जाता है। पर डायबिटीज़ इंडियंस में एक्चुअली जो बोला जाता है क्लासिकली के 10 साल पहले ही आ जाता है। तो इंडियंस आर मोर वल्नरेबल टू गेट डायबिटीज एट ए यंगर एज। तो ये तो पहले से ही था। ये जो एज है ये अभी और भी कम हो रहा है। कारण जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सब कारण ही है कि और भी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब गांव-गांव तक प्रोसेस्ड फूड पहुंच जा रहा है और खाने का हैबिट चेंज हो रहा है।
दोज फूड्स आर टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट है, तो लोग वही प्रेफर करते हैं, बट एक्चुअली फॉर द बॉडी दे आर नॉट हेल्दी। फिर सिलेंडरी लाइफस्टाइल, इवन अभी आप थोड़ा गोरखपुर के बाहर गांव में भी जाएंगे तो देखना कि काफ़ी सारे मशीन वगैरह अवेलेबल है, ठीक है ना। तो गाड़ियाँ काफ़ी पास है, बाइक है या जो भी है। तो पहले जैसे लोग यातायात करते थे, जैसे पैदल चलना या फिर साइकिलिंग करना, ये सब शहर में तो हुआ ही है कम, गांव में भी कम हो गया है। ये सब यही सब कारण से जो हो रहा है कि अभी जो डिटेक्शन एज है डायबिटीज या कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे बीमारियों की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, ये धीरे धीरे कम होते जा रही है। सर अगर डायबिटीज़ की बात करें तो जी। कैसे हमें क्या लक्षण होंगे जिन्हें देख के हमें ये लगने लगे कि डायबिटीज़ जब स्टार्ट हो गया है, कैसे पता लगा? देखिए, डायबिटीज के लिए जो टेक्स्ट बुक क्लासिकल सिम्टम्स है जो हमें पढ़ाया जाता है वो 3 सिम्टम्स है। एक है पॉलीडिप्सिया, मतलब ज़्यादा प्यास लगना, एक है पॉलीयूरिया, मतलब ज़्यादा यूरिन होना, एक है पॉलीफेजिया, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना। ये 3 या इनमें से 2 या 1 भी अगर रहे तो फिर तो आपको जांच कराना ही चाहिए, क्योंकि हाई चांस है आपको डायबिटीज है। पर ये क्लासिक जो सिम्टम के ट्रायड है, ये तीन जो लक्षण है वो सभी में पाया नहीं जाता। ऐसा भी हो सकता है कि बार बार यूरिन में आपका इन्फेक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर आपको बोल सकते हैं शुगर चेक करने के लिए। अगर आप शुगर चेक करें तो मिल सकता है आपको डायबिटीज है। फिर कोई घाव है जो सूख नहीं रहा है बहुत दिन से, एंटीबायोटिक खा लिया, क्रीम लगा लिए, जो भी डॉक्टर ने दिया, फिर भी सूख नहीं रहा, ये एक लक्षण हो सकता है। फिर लक्षण का बात अगर करें तो बहुत ज़्यादा वेट झड़ जाना, वजन अचानक कम हो गया है बहुत ज़्यादा, ये भी काफ़ी पेशेंट्स लेके आते हैं। तो क्लासिकल सिम्टम्स छोड़ के ये सारे सिम्टम्स है जो एक पेशेंट लेके आ सकते हैं। पर मोस्ट कॉमन सिम्टम की बात अगर करें तो वो है एसिम्टोमेटिक, मतलब ज़्यादातर लोगों में ही कोई लक्षण नहीं होता। इसलिए हम लोग बार बार स्क्रीनिंग के ऊपर जोर देते हैं। स्क्रीनिंग मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में आप रेगुलर चेक करते रहे, चाहे आपको डायबिटीज हो या ना हो। जी, साल में 1 बार कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग काफ़ी एसिम्टोमेटिक डिजीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डायबिटीज का यही मामला है कि डायबिटीज जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो और जितना जल्दी से उसका चिकित्सा शुरू हो जाए तो उतना अच्छा है सर। इसलिए मतलब स्क्रीनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। सर एक और सिम्टम जो देखने को मिले, बेली फैट और जो पेट का निकलना या जो बॉडी मास का बढ़ना, कौन ज़्यादा खतरनाक है, बेली फैट? क्योंकि कई बार इंडियंस में ये देखने को मिलता है कि दे हैव द बेली फैट, उनके पेट तो निकल जाता है लेकिन ओवरऑल बॉडी का जो मास है दैट इज़ नॉट दैट मच। तो हाउ दीज आर इम्पैक्टिंग? तो सर पहले इसके बारे में मैं जो बोलूँगा कि बहुत दिन पहले से ही हमें ये मालूम है, मतलब 70-80 साल से हमको हम मेडिकल कम्युनिटी को ये मालूम है कि ओबिसिटी इज रिलेटेड टू डायबिटीज। अगर कोई मोटा है, मोटापा अगर है तो उसका डायबिटीज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही मोटापा को नापने के लिए एक एंथ्रोमेट्रिक इंडिकेटर बनाया गया था, जिसको क्लासिकली बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स या BMI। kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है। पर एक मज़ेदार बात यह है कि अगर हम इंडियन पॉपुलेशन या साउथ एशियन पॉपुलेशन में देखेंगे तो ये BMI का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आता नहीं, नॉर्मल रहता है, फिर भी देखा जाता है कि इनमें डायबिटीज आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसमें जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इंडियंस में एक्चुअली बेली फैट बहुत ज़्यादा है। मेडिकल परिभाषा में अगर बोले तो एब्डोमिनल फैट, या और भी करेक्ट होगा विसरल फैट। विसरल फैट मतलब आपके शरीर के अंदर में जो अंग है उस अंग के आसपास और उस अंग के अंदर अगर फैट ज़्यादा है तो मतलब वो बेली फैट को भी बढ़ाएगा, और वो एक्चुअली एक रीज़न है क्यों मतलब जो वैसे पतले लग रहे हैं ऐसे लोगों को भी डायबिटीज होता है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, क्योंकि ये जो फैट है वो थोड़ा अलग होता है। बेली फैट और यूजुअली हाथ पैर में हम लोगों का जो फैट रहता है चमड़े के नीचे, जिसको हम मेडिकली सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, ये दोनों फैट का नेचर अलग होता है। एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर या फिर अंग के आसपास या अंग के अंदर अगर फैट जमा हो रहा है, वो फैट बहुत अच्छा फैट होता नहीं है।
उससे काफ़ी केमिकल्स निकल सकते हैं, काफ़ी हार्मोन्स निकल सकते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन या प्रदाह जिसको बोलते हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं ज़्यादा। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जो नॉर्मल एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो आपके पैंक्रियास नामक ऑर्गन से निकलता है पेट के अंदर, उसका काम होता है शुगर को नीचे करना, ये कंट्रोल में रखना। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है मतलब ये हार्मोन बाधा पा रहा है अपना काम करने से। अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है और भी काफ़ी सारे बीमारियां आ सकती है इसी एक चीज़ के वजह से। बेली फैट से कैसे हार्ट अटैक की जो आजकल घटनाएं हो रही हैं दैट इज कनेक्टेड, तो वो कैसे रिलेट कर? दैट इज कनेक्टेड क्योंकि देखिए बेली फैट अगर आपको है तो आपको बॉडी में आपका इन्फ्लेमेटरी एक मिलियू क्रिएट हो जाता है, मतलब एक माहौल ऐसा बन जाता है बॉडी के अंदर जो बहुत हाई इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी मतलब जैसे अगर आपको हाथ में चोट लगे या हाथ में कोई नुकीला चीज से कोई दाग लगा दे तो वो जगह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना, दर्द होता है वहाँ पे। तो ये इन्फ्लेमेशन है। जैसे चमड़े में कोई अगर ऐसा करे तो होगा, सेम इन्फ्लेमेशन बॉडी के सभी अंग में होते हैं। और जितना ज्यादा इन्फ्लेमेटरी कुछ केमिकल्स ये इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो जितना ज्यादा ऐसे केमिकल्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा चांस रहेगा इन्फ्लेमेटरी मिलियू या जो माहौल है वो इन्फ्लेमेटरी ज्यादा हो जाएगा। और जितना ज्यादा इन्फ्लेमेटरी माहौल बनेगा उतना आसानी से हार्ट के ऊपर हार्ट अटैक वगैरह ये सब आने का चांसेस रहता है। वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल ऐसे नहीं जमता। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई भी है तो ऐसा नहीं कि वो जाके हार्ट पे जम जाएगा, पर अगर एनवायरनमेंट इन्फ्लेमेटरी है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसके साथ बेली फैट की वजह से आपको शुगर है, उसके साथ पीसीओएस है या फिर आपको फैटी लीवर है वगैरह वगैरह, तो ये सब मिला के जो करते हैं कि एक एथेरोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एथेरोजेनिक मतलब जिसमें क्लॉट फॉर्म होना बहुत आसान हो जाता है, ऐसा एक माहौल सृष्टि होता है, ठीक है। इसलिए इसी कारण से बेली फैट जिनका रहता है या फिर बीएमआई जिन लोगों का हाई रहता है, इन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत जो बीमारियां है उसका चांस भी ज्यादा रहता है। और ये सब बीमारियों से जो कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस है, जैसे हार्ट का दिक्कत, स्ट्रोक होना वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये सभी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। सर अगर डायबिटीज की बात करें तो जो कोर एरिया हम देखें तो स्ट्रेस की बातें कही जा रही हैं, दैट इज द तनाव, उसके कारण लोगों में डायबिटीज काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। आपका इस पे क्या ओपिनियन? ये एकदम सही बात है। एक्चुअली हम जब भी किसी तरह का स्ट्रेस से गुजरते हैं तो वो स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, वो स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। ये स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो है कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन है, उसको बढ़ा देना। आप जानते हैं कि हमारे पेट में दो साइड पे दो किडनी रहती है। किडनी के ठीक ऊपर छोटा छोटा दो ग्लैंड रहते हैं जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है, वहीं से ये हार्मोन निकलता है। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ये हार्मोन निकलेगा, वो स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं करेगा, स्ट्रेस से जूझने में बॉडी को मदद करता है। पर ये कॉर्टिसोल बनने से जो होता है कि ये कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन का काम में भी बाधा डालता है, तो इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सर डायबिटीज को क्या इनिशियल स्टेज पे कंप्लीट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? इसको हटाया जा सकता है या इसको हम क्योर कर सकते हैं? ये पॉसिबल है पर बहुत डिफिकल्ट है। क्योर किया जा सकता है अगर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है, अगर बहुत जिनको डायबिटीज हुआ है वो बहुत ही खराब लाइफस्टाइल लीड करते थे, उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं था, उनका कोई जो ईटिंग हैबिट्स था बहुत ही खराब था और वजन बहुत ज़्यादा था, ऐसा एक सिनारियो अगर इमेजिन करें तो ऐसे हालत में अगर वो अपने लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स को चेंज करते हैं, उसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना और आपका ऐसे खाना पीना करना और एक्सरसाइज करना कि उनका वजन कम हो, तो डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। ये अर्ली स्टेज में पॉसिबल है। और किसी पेशेंट्स में बाद में भी डायबिटीज रिवर्सल देखा गया है, पर वो पेशेंट से जो बेरियाट्रिक सर्जरी से गुजरे तो बेरियाट्रिक सर्जरी ऐसा एक सर्जरी होता है जहाँ पे पेट को काट के छोटा कर दिया जाता है ताकि आप ज्यादा खा नहीं पाओ, थोड़ा सा खाना से आपका पेट भर जाए। ऐसे हालत में खाना कम होता है और धीरे धीरे वेट लॉस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि एटलीस्ट 15 to 20% जो पहले वजन था उससे अगर
कम हुआ है वजन 15 to 20% कम हुआ है तो डायबिटीज रिवर्स हुआ है। सर इसका कोई साइड इफेक्ट जो सर्जरी होगा? सर्जरी का काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स है। ज़्यादातर सर्जरी के ठीक बाद ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर अगर कोई कंटिन्यूअस उसको मतलब मैनेज करते रहे तो यूजुअली 6 महीने के बाद ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते नहीं है। तो मेन साइड इफेक्ट्स जो होते हैं कि बहुत लूज स्टूल हो सकता है, क्योंकि अगर स्टमक को आप काट के छोटा कर रहे हो तो खाना बहुत जल्दी पास कर जाता है। तो थोड़ा सा खाने से ही अचानक आपको लैट्रिन जाने का ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये एक दिक्कत मेनली होता है। शुगर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जा सकते हैं, ये दिक्कत भी होता है। और भी कुछ दिक्कतें होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वगैरह होते हैं, तो उसको यूजुअली पोस्ट ऑफ रिप्लेस किया जाता है। तो ये सब दिक्कतें हो सकती है, पर वही है, ये सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है, ये सब में किया नहीं जाता, ना ही डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए इसको किया जाता है। इसको सिर्फ उन्हीं में किया जाता है जिनका वजन बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे 150 किलो के ऊपर या 200 किलो के आसपास जाता है, वेरी हाई, वेरी क्यूरियस केस जहाँ पे हो जाता है। जी जी जी, तो बहुत ज़्यादा मोटापा है और उसके वजह से जोड़ों की दर्द, सोने के टाइम पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह, फलाना बहुत सारा बीमारी अगर किसी को है और डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि उनको अगर बीरियाट्रिक सर्जरी किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों से फ़ायदा मिल सकती है। तो ऐसे हालत में अगर किसी का बीरियाट्रिक सर्जरी होता है तो उनमें देखा गया है कि काफ़ी साल बाद भी डायबिटीज़ रिवर्स होता है। सर आप 5 महीने से गोरखपुर एम्स में हैं जी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पूर्वांचल के जो लोग आ रहे हैं या गोरखपुर के आसपास के जो लोग आ रहे हैं, व्हाट आर द मेजर फूड जो उनको इम्पैक्ट कर रहा है डायबिटीज़ से कनेक्ट करने के लिए? मुझे लगता है कि पूरे देश में ही जो प्रॉब्लम हो रहा है गोरखपुर में भी वो सेम प्रॉब्लम ही हो रहा है। अलग से मुझे ऐसा नहीं लगा कि गोरखपुर में अलग कुछ हो रहा है। तो प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला कि अभी हम लोग को फास्ट फूड खाने का, जंक फूड खाने का जो हम लोग का ट्रेंड है वो बढ़ गया है। हाँ, कभी 2-3 दिन बाद ही हम लोग को लगता है थोड़ा बाहर से कुछ खाया जाए, हाँ, या फिर कुछ पैकेट में केक या स्पेशल कुछ बिस्किट या फिर कुछ स्नैक्स, ये हम खाते रहते हैं। 1-2 दिन बाद ही अभी खाते रहते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। इससे ग्लाइसेमिक स्पाइक जो होता है, मतलब एक खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ जाना खून में, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड वगैरह, ये सब बढ़ने का भी हाई चांस रहता है। और बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर को सुधारने में या बेहतरी करने में इसका ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो ये सब एम्प्टी कैलोरीज लेने के वजह से, और जैसे ये भी मैंने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी अभी बहुत कम हो गया है। जो पहले बहुत ज़्यादा था, अभी ज़्यादातर ही ऑटोमेटिक मशीन से सब, आप जिस भी फील्ड में जाए तो आप देखेंगे कि काम ऑटोमेट हो रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है जो पूरे भारत में हो रहे वो सेम चीज़ आपका गोरखपुर में भी मुझे देखने को मिला लास्ट 5 महीने में जो दिखा। तो ये जो सिंपल अगर वन वर्ड में कहा जाए तो दैट विल बी कि गो बैक टू द जो पुरानी लाइफ थी कि फिजिकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करें जी। एंड यू हैव टू, जो आपके मोबाइल्स हैं, जो एडिक्शन है, ये सब छोड़ के अपना जो नॉर्मल जीवन यापन है उस पर हम फोकस करें तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। जी, ये सही बात है, पर एक चीज़ हमें याद रखना होगा कि अभी तो पुराने टाइम्स नहीं है, वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज। तो पूरा एकदम मतलब एक हर्मिट लाइफस्टाइल लीड करना वोंट बी पॉसिबल। तो इसी वजह से हम लोग यूजुअली जो पॉसिबल होगा ऐसा कुछ स्टेप्स लेने के लिए पेशेंट्स को बोलते हैं। जैसे खाना आप क्या खा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर क्या जा रहा है, वो मुझे लगता है आपके नियंत्रण में है, ठीक है ना। तो घर में ही खाना बनाए, क्या खाना है वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जांच करें। अभी इंटरनेट है सभी के पास, तो थोड़ा सर्च करने से या आप डॉक्टर से मिलके भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कौन सा खाना, या न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिल सकते हैं। तो ये लोग आपको बता देंगे कौन सा खाना सही है आपके लिए, कौन सा खाना गलत है। ये चीज़ें तो किया ही जा सकता है। हम लोग इनकरेज भी करते हैं कि पेशेंट्स करें। और इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी, अगर हफ्ते में 150 मिनट भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, 150 मिनट 150 मिनट ऑन डेली बेसिस, नियर 20 to 20 मिनट्स। हाँ, तो यूजुअली मैं जो बोलता हूँ कि आप 5 दिन 30 मिनट करें, करिए, 150 मिनट आपका हो वीक में अगर 2 दिन जाके फुटबॉल खेल ले 2 घंटे तो भी दैट विल बी, उससे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज 150 मिनट के लिए मिनिमम करने का रिकमेंडेशन है। तो इससे अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग भी करें, मतलब आप पैदल ही चले पर
टहलना नहीं है, मतलब जोर से चलना है, तेज चलना है कि पसीना आए आपको और आपका धड़कन तेज हो। ये अगर आप करेंगे हर 5 दिन, अगर 30 मिनट के लिए भी आप करें तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचा सकता है। अगर आपको बहुत सीवियर डायबिटीज है या सीवियर मोटापा है तो इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा, 250 मिनट से 300 मिनट तक हर हफ्ते में कर सकते हैं। अभी ये आप एक कर सकते हैं, अगर आपको खेलना कूदना पसंद है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है या आपको टेनिस खेलना पसंद है, जो भी है तो वो भी आप कर सकते हैं। या आपको दौड़ना पसंद है, दौड़ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो यूजुअली फुटबॉल खेलना वगैरह जो है वो और भी अच्छा है। वो अगर आप 15-20 मिनट के लिए भी खेलेंगे तो आपका काम बन जाएगा काफी ज्यादा। हाँ, पर वही है कि फुटबॉल में ग्राउंड में जाके गोलकीपर की तरह खड़े नहीं रहना, या फिर कोई बोल सकते हैं क्रिकेट खेल सकता हो, नहीं क्रिकेट भी आप खेल सकते हैं पर उतना आपका शारीरिक श्रम नहीं होगा। आप जो भी करें, बैटिंग करें, हाँ अगर फुल लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं अलग बात है, और बैटिंग कर रहे हैं ऐसे ही खड़े होकर बॉल फेंक रहे हैं या फिर खड़े होकर फील्डिंग कर रहे हैं तो जो फुटबॉल का जो इम्पैक्ट होता है या ऐसे स्पोर्ट्स का वो नहीं आएगा। तो आपके मनोरंजन के लिए जरूर खेल, क्रिकेट तो इंडिया में बहुत बड़ा है, पर हाँ आपको ऐसा कुछ चूज करना है जिससे आपका बॉडी का जो फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं वो आपका बढ़े। तो ये तो इनकॉर्पोरेट किया ही जा सकता है। बाकी आप जैसे लाइफ लीड कर रहे हैं कीजिए, ये दोनों तो बहुत छोटा चीज है। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ ठीक रखिए। ये 3 चीज अगर किया जाए तो सर, युवाओं में जो यंगस्टर हैं उनमें देखा जा रहा है कि उनका एडिक्शन मोबाइल से बढ़ रहा है जी। तो क्या इसका कंसंट्रेशन और मेमोरी पे कैसे इम्पैक्ट करता है? मेमोरी कंसंट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि जैसे मोबाइल में अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो कंटिन्यूअस बहुत टाइम से, अगर आप देख रहे हो तो इसके वजह से आपका फोकस खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आप देख रहे हो, तुरंत एक 30 सेकंड में रील खत्म हो जाता है, तुरंत दूसरी रील पे आप चले जाते हो, तो एक के बाद आप टास्क स्विच कर रहे हो, तो इससे ब्रेन में जो इफेक्ट होता है कि आपका फोकस बहुत खराब हो जाता है। मेमोरी रिटेंशन जो है उस पर भी असर पड़ता है। जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम है उतना ज्यादा आपको क्षति आएगी। सर, इसका जो यंग है उनके टेस्टोस्टेरोन पे जो इम्पैक्ट आ रहा है जी, वो कैसे आ रहा है सर? मतलब सिर्फ मोबाइल देखने से या रील देखने से एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, ये सब? जी देखिए, सिर्फ मोबाइल देखने से टेस्टोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ऐसा बात नहीं है। ज्यादा मोबाइल देखने से भी टेस्टोस्टेरोन में इफेक्ट पड़ेगा ऐसा बात नहीं है। पर अगर आप पूरा मोबाइल से एडिक्टेड हो गए हो, मोबाइल छोड़ ही नहीं सकते, मोबाइल लेके ही आप सो रहे हो, 2-3 बजे तक जाग रहे हो, उसके बाद आप नींद में जा रहे हो, तो ये जो अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट है, ठीक है, ठीक से स्लीप नहीं बढ़ रहा है और मानसिक तनाव आप अगर किसी कारण से बढ़ रहा है, तो ये सब का इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन पे ज्यादा होता है और इसके वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम भी हो सकते हैं। और हम ये देख भी रहे हैं कि युवाओं में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो रहे हैं, काफी दिक्कतें आ रही है इसके वजह से। तो थोड़ा रिलेटेड तो है, आप बोल सकते हैं कि मोबाइल मतलब जो रेगुलर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, इसमें थोड़ा मतलब रोक टोक होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी, उनमें है कि कितने घंटे सोएं, कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे बैठें, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? अगर मेरा राय आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मिनिमम 8 घंटा का नींद तो जरूरी है। मिनिमम 8 घंटा बहुत ही जरूरी है। जितना अच्छा आप सोएंगे और अगर ठीक टाइम पे सोएंगे और फ्रैगमेंटेड स्लीप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्लीप होना चाहिए, ये अगर होता है तो बहुत अच्छा है। तो आइडियल रूटीन अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि एक 8-8-8 रूल बोल के एक चीज होता है। 8 घंटा पढ़ना, 8 घंटा स्लीप और 8 घंटा बाकी आपका जो काम है, एक्टिविटीज हो, जो डेली काम होते हैं वो आप कीजिए। तो ये एक सिंपल फार्मूला मुझे लगता है हो रहा है। एग्जाम के ठीक पहले आप थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, पर ये तो एक लंबी रेस है। हाँ, 1-2 या दिन का या 1-2 सप्ताह का बात नहीं। तो लंबी रेस के लिए आपको बेसिक आपका ठीक होना चाहिए और आपको ये जो हैबिट है ये एटलीस्ट मतलब थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करना चाहिए। फिर आपको अगर लगा कि मुझे थोड़ा रिवाइज करना है, एग्जाम सामने आ गया है, 1-2 हफ्ते के लिए अगर ये रिदम टूट भी जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसकी। जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ना होता है, हाउ दे शुड मैनेज दिस कि 12-13 घंटे की पढ़ाई कैसे वो मैनेज करें? अगर आप बैठ के पढ़ने का बात कर रहे हैं तो एक कहावत जो अभी बहुत सुनने को मिल रहा है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ओके, ठीक है,
अगर आप बहुत टाइम से जैसे 12-14 घंटे आप बोले एक ही जगह पे बैठ के बिना उठे कंटिन्यूअस कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई करना हो, कंप्यूटर का काम हो, जो भी हो, तो इसका बहुत बुरा हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, और मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको छोटे छोटे सेक्शंस में आप बांट लो। आप उस टाइम के लिए आप पढ़ो, एक टॉपिक खत्म करो, जब हो जाए थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा करके हाँ थोड़ा टहल लो, उसके बाद आप फिर से 5 मिनट 10 मिनट जो भी है आपने टहल लिया, उसके बाद आप आके बैठ जाइए, बैठ के फिर से पढ़ाई शुरू कीजिए। एकदम कंटिन्यूअस बैठे ही है ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जापानी लोगों का है पोमोडोरो, कुछ उनका थ्योरी है कि 25 मिनट पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट टहलिए, फिर अगेन यू हैव टू कम फॉर द 25 मिनट्स अगेन। ये आपके शरीर के लिए भी ज़रूरी होगा, और आपका जो मेंटल हेल्थ है या फोकस है आपका जो वो उसको बढ़ाने के लिए भी हेल्प करेगा। अगर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए सबसे परफेक्ट डाइट क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो डाइट मतलब हम लोग सभी को एक बैलेंस डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसा ही बैलेंस डाइट अगर कोई विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो ले तो ठीक है। मतलब अलग से कोई यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है तो अलग कुछ खाना खाना है, ऐसा बात नहीं है। जो बैलेंस डाइट होता है जहाँ पे एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का रहता है, एक पोर्शन प्रोटीन का रहता है, एक पोर्शन आपका फैट का रहता है, और हर तरह का खाना, सब ग्रीन वेजिटेबल्स आप बोलिए, फल हो गया, तो ये सब खाना मिला के बैलेंस डाइट हम जिसको बोलते हैं, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स को या ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को, वही अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी करे तो मुझे लगता है दे विल आल्सो बी बेनिफिटेड। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, नो नीड टू गो इनटू वेरी कॉम्प्लेक्स डाइट और go into very intense diet regime and continue your study with that. I think that part will harm the students. So keep it simple, just balanced diet। आप काफ़ी लोगों से सुने होंगे, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, डॉक्टर्स लोग बताते हैं आपको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट से भी आपने सुना होगा, इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगा, वही बैलेंस डाइट आप मेंटेन रखिए। सर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, मॉर्निंग में मिल्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मिल्क में ब्रेकफास्ट में? मिल्क आप ले सकते हैं, मिल्क लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऐसा नहीं है। ओके, मिल्क आप ले सकते हैं। दैट विल बी अ कंप्लीट फूड टाइप अगर मॉर्निंग में सिर्फ मिल्क लेना, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाँ, मतलब ग्रीन सलाद। हाँ, आप अगर सब कुछ मिला के ले रहे हो तो ठीक है। मिल्क वैसे एज अ सोल फूड आल्सो इज गुड, बट मुझे लगता है थोड़ा मिला जुला के खाना चाहिए। जैसे आपने बोला कि थोड़ा वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लिया, कोई एक फल आपने ले लिया, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एक अंडा ले लिया, तो ये सब लेके अगर हम उसके साथ आपने मिल्क लिया तो बेहतर है। सोने के कितने देर पहले वी शुड स्टॉप ईटिंग? कितने देर पहले में खाना बंद कर देना चाहिए? सबसे अच्छा है अगर मिनिमम एक 2-3 घंटे का गैप रहे, जैसे 7 से 8 के बीच आपने खाना खा लिया तो उसके 2-3 घंटे बाद आप सो गए, तो वो सबसे अच्छा तरीका। खाना डाइजेस्ट होने में भी फायदा होता है, और खाना खा के ही सोने से बहुत सारी दिक्कतें आती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकता है, रिफ्लक्स हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर 2-3 घंटे का गैप अगर रखें, अगर आप इंटरनेट में भी जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा काफ़ी देशों में यही किया जाता है, जो सपर बोलते हैं वो, तो 7 बजे के अंदर अंदर वो खाना खा लेते हैं, फिर जाके 10-11 तक वो सो जाते हैं। तो ये एक हेल्दी हैबिट है। सर जिम जाने वाले यूथ में हमने अभी देखा है रिसेंटली कि हार्ट अटैक के कंडीशंस इंक्रीज हुए हैं। व्हाई दिस इज सो? इसका बहुत सारा कारण है। मेजर कारण मैं जो बोलूँगा वो है कि जिम जो लोग जाते हैं, स्पेशली कुछ लोग जिम जाते हैं फिटनेस मेंटेन करने के लिए कि बॉडी एजाइल रहे वगैरह वगैरह, कुछ लोग जाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, थोड़ा मसल्स बढ़े, ये सब। तो एक शॉर्टकट जो है मसल्स बढ़ाने का, या बहुत इफेक्टिव तरीका आप बोल सकते हैं, वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोल के एक केमिकल होता है, वो लेना, एक ड्रग होता है। ये भी ग्रे मार्केट में बहुत चलता है। ऑल्दो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर आपको कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट ग्रे मार्केट से काफ़ी जिम में ये सप्लाई होता है, काफ़ी जिम इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी इसका मतलब बोलते हैं कि आप ले सकते हो। इससे इफेक्ट एटलीस्ट जो आप चाह रहे हो, एस्थेटिक इफेक्ट जो है, बॉडी मसल्स बिल्ड होना वगैरह, ये तो बहुत जल्दी आ जाता है, पर इससे काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी आता है। लीवर का डैमेज हो सकता है, फिर किडनीज में दिक्कतें आ सकती है,
लीवर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ सकता है। जो इन्फ्लेमेटरी मिलियू के बारे में मैं बोल रहा था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापे में जो होता है, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एनवायरनमेंट जो होता है ये भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब मिला के जो होता है, फिर एक और चीज़ होता है कि कार्डियक मसल्स जो है, हार्ट के जो मसल्स है, मांसपेशियाँ जो है, वो भी धीरे धीरे मोटा होने लगते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक इफेक्ट है। तो ये सब मिला के हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही दबाव पड़ता है। और आप ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हो और आप कुछ इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उससे और भी ज़्यादा दबाव आपके हार्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये दोनों मिला के एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड है, उन लोगों सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। सबको होगा ऐसा नहीं है। काफी लोग बोल सकते हैं मैंने तो काफी लिया है, मुझे तो हुआ नहीं, तो आप भी लो। तो ऐसा नहीं होता, हर एक का शरीर अलग अलग होता है, ठीक है। किसी किसी का कुछ कुछ कॉन्जेनिटल बीमारियां होती है। कॉन्जेनिटल मतलब जन्म के टाइम से ही जो आ रही है। हार्ट में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस काफी रहता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग रहता है। तो ऐसा कोई बंदा जिसका हार्ट में ऑलरेडी ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि अगर ज्यादा स्ट्रेस हम उस पर डालेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, और उसने स्टेरॉइड वगैरह ये सब ले लिया, आपको तो पहले से पता नहीं होता है ना, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कितने लोगों को पता होता है, और आपने ले लिया ऐसा और बहुत हेवी जिमिंग की है, तो इससे हार्ट अटैक का चांस बहुत बढ़ सकता है। हैवी जिमिंग अगर करें तो क्या उससे कैंसर भी डेवलप हो सकता है क्या, कैंसरस सेल्स? कैंसरस सेल्स हेवी जिमिंग की वजह से डायरेक्टली होता है ऐसा नहीं है, बट बाकी सारे कुछ दिक्कतें हो सकती है। एक चीज होता है ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं जिम के टर्म पे, कि मुझे दिखाना है कि ये वेट में लिफ्ट कर सकता हूँ, या ऐसे ही मतलब थोड़ा शो ऑफ करने के वजह से मैं ये भी लिफ्ट करूंगा वो भी लिफ्ट करूंगा वगैरह वगैरह, जो अनसाइंटिफिक है। आप अगर ऐसा करते हो तो उसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आ सकते हैं। कुछ तो आप देखे ही होंगे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया जिम में, कुछ हड्डियां टूट गई, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में चोट आई वगैरह वगैरह, ये सब तो आ ही सकता है। इसको छोड़ के भी काफी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी में आते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर रिसेंटली हमने देखा कि विमेंस में थायराइड का जो समस्या है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है जी। व्हाई दिस इज सो एंड व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस? इसका मूल जो कारण है वो है थायराइड एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटोइम्यून डिजीज वो होता है कि आपका शरीर में, हर एक के शरीर में एक इम्यून सिस्टम रहता है। इम्यून सिस्टम मतलब कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं जिसका काम है बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन अंदर घुसे तो उसको निपटाना। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, या जो भी हुआ। कभी कभी तो ये जो सेल्स बॉडी में रहते हैं तो इनका ये एक्चुअली पहचान सकते हैं कि कौन सा बॉडी का सेल है और कौन सा बाहर से आया हुआ सेल है। पर कुछ कारणों से, जेनेटिक कारण वगैरह से ऐसा हो सकता है कि वो पहचान ना पाए कि कौन सा होस्ट सेल है, कौन सा फॉरेन सेल है, बाहर का सेल है, तो गलती से वो बॉडी के सेल को ही अटैक कर सके। ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हम ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज में सबसे कॉमन जो ऑर्गन है, जो अंग है जो अटैक होता है, वो है थायराइड। तो लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस बोल के एक चीज होता है जहाँ पे अपने बॉडी के इम्यून सेल्स ही ये ग्लैंड को नष्ट करते हैं। और ये देखा गया है कि ऑटोइम्यून डिजीजेस लड़कियों में ज्यादा होता है। कुछ जीन्स है जो एक्स क्रोमोसोम में रहता है, लड़कियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लड़कों में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। इसी के वजह से लड़कियों में ऑटोइम्यून डिजीजेस ज्यादा होती है, और उसी के अगर आप फॉलो अप करें तो इसी की वजह से लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस और ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म लड़कियों में ज्यादा मिलता है। रिसेंटली हमने एक और डिजीज का ग्रुप है PCOS, जिसका भी नेम भी चेंज किया गया है। जी जी। व्हाट इज दिस एंड लड़कियों में ये क्यों ज्यादा होता है? PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसका नाम चेंज करके अभी PMOS कर दिया गया है, पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें जैसे नाम में ही है कि क्या होता है, पॉलीसिस्टिक मतलब छोटा छोटा सिस्ट, मतलब फ्लूइड फिल्ड थैलियों के जैसे, जैसे अंदर में पानी भरा है एक थैली के जैसा छोटा छोटा गोल गोल दिखने वाला सिस्ट बहुत सारा बन जाता है। पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉलीसिस्टिक ओवरी में बनता है, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इसको कहा जाता था। तो ये एक्चुअली ये पार्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया
अगर आपको ओबिसिटी है, आपका आइदर बेली फैट ज़्यादा है या फिर पूरा शरीर में ही फैट ज़्यादा है, उसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, इंसुलिन ठीक से काम ना करना। इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे प्रेशर बढ़ सकता है, लिवर में फैट जमा हो सकता है, और लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे दिक्कतें आती है, जैसे फर्टिलिटी में दिक्कत आती है, जैसे इन लोगों का हार्ट की बीमारी का चांसेस भी बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। एंडोमेट्रियल कैंसर, जो बच्चेदानी का जो कैंसर है, उसका चांस बढ़ सकता है। फिर डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी किसी किसी का मुंह में या फेस में या शरीर में ज़्यादा लड़कों की तरह बाल आना, ये भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही पार्ट है, और जो हैबिट्स आपको है जिसके वजह से आपका वेट बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, उसी हैबिट्स जो हम अभी तक डिस्कस किए, उसी के वजह से पीसीओएस भी अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर 100 पीसीओएस के पेशेंट्स है तो उनमें से 70 हमें मोटापे के साथ ही मिलते हैं। 30% प्रतिशत आप मान सकते हैं कि जिनमें मोटापा नहीं होगा, इनको हम लीन पीसीओएस बोलते हैं। उनका कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड और मोर प्रोन टू डेवलप पीसीओएस इवन एट अ लोअर वेट। कम वजन होने के बावजूद भी पीसीओएस हो रहा है, तो ऐसा भी दिखने को मिलता है। तो इन जनरल इसी वजह से लाइफस्टाइल के हैबिट्स चेंज होने की वजह से पीसीओएस अभी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जो पहले उतना नहीं दिखता था। और अगर कोई अपना वजन कम कर पाए, एक्सरसाइज करे, ठीक ठाक खाना खाए, तो ये पीसीओएस संपूर्ण रूप से रिवर्स भी हो सकता है। सर कभी कभी जो यूथ है या कॉमन मैन है, उसको एक वर्ड में जवाब चाहिए होता है। जैसे अगर आपसे मैं वो एक वर्ड में जानना चाहूँ कि जिम जाना ज़रूरी है, बेटर है, कि नॉर्मल ब्रिस्क वॉक जो आपने बताया था, या नॉर्मल जॉगिंग, ये कौन सा बेटर होगा? प्रैक्टिकली आप पूछेंगे तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो आप इंकॉर्पोरेट कर पाए वही बेटर है। आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, हाँ, उसी से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दैट इज इजी टू इनकॉर्पोरेट इन योर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, और उतना आसान भी नहीं है। देखिए, जो भी चेंज आप ला रहे हैं, वो खाने में हो या फिजिकल एक्टिविटी में हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में 3 महीने बहुत अच्छे जोश में किया, फिर आपका जोश खत्म हो गया, आप छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कंटिन्यूअस एक हैबिट की तरह करना चाहिए, डेली लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर आप जिम में जाके वो आपको कंफर्टेबल लगता है, आप जिम में भी जा सकते हैं। मुझे लगता है आसान है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करें या साइकिलिंग करें या जो भी आप करें। मूल मुद्दा यही है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपको आसान लगे, आप नियमित रूप से करें और छोड़ ना दें। सर, चाय के बारे में लोगों का मिथ है कि चाय एकदम छोड़ ही देना चाहिए या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इस पे थोड़ा सा क्लियरिटी थोड़ा सा। चाय छोड़ने का तो कोई ज़रूरत नहीं, चाय आप पी ही सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज या मधुमेह है तो कोशिश कीजिएगा चीनी चाय में नहीं डालने का। चीनी से बहुत ज़्यादा एंटी कैलोरी सप्लाई होती है और ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। अगर बिना चीनी के आप चाय पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हैं, पर हाँ, ओवरडू मत कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। दिन में आप 2-3 बार पी रहे हैं, ठीक है, मतलब 10 बार 12 बार अगर पी रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपको रिफ्लक्स हो सकता है वगैरह वगैरह। तो एक कहावत है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, ठीक है। जो अच्छी चीज़ है उसको भी अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे वो भी आपको एक पॉइजन की तरह ही काम। एक और मिथ है चाय को लेके सर, कि चाय में जो दूध वाली चाय होगी जी, वो नॉर्मल है कि कम दूध वाली जिसमें पानी ज़्यादा डाल के हम बनाए, दैट विल बी बेटर? अगर वन वर्ड में आंसर चाहते हैं तो बिना दूध का चाय जो है वो थोड़ा सा बेहतर है मुझे लगता है, पर स्वाद के लिए हम तो दूध डालते ही है। तो जिनको एज सच वैसा बीमारी नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज है या फिर मोटापा है या फिर पीसीओएस है, वो तो बेझिझक दूध डाल के ही पी सकते हैं। 1 या 2 कप अगर आप सारा दिन में पी रहे तो वो दिक्कत नहीं है, कुछ बेनिफिट भी है चाय के। तो बाकियों के लिए मैं बोलूँगा कोशिश यही होना चाहिए जो बिना दूध का, बिना चीनी का चाय है या कम दूध का, वो अगर करें तो बेहतर है। आप युवाओं को एक ऐसा आदत क्या बताना चाहेंगे कि 6 महीना अगर वो एडॉप्ट कर लें, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें, तो उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाए? एक आदत, एक आदत
6 महीने में? दो बताता हूँ मैं। दो। एक है ठीक टाइम पे सोना, 8 घंटा सोना, और दूसरा है मिनिमम आधा घंटा कोई भी एक्सरसाइज करनी। ये 2 चीज़ अगर कोई करता है काफ़ी सुधार आ सकता है, ये मिनिमम 2 चीज़ से। चावल और रोटी में क्या ज़्यादा हेल्दी है, विच वन? अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। दोनों ही हेल्दी हो सकते हैं अगर ठीक अमाउंट पे लिया जाए, पोर्शन ठीक लिया जाए। अब बहुत ज़्यादा दोनों ही लेंगे तो दिक्कत है। रोटी से ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जिनको डायबिटीज है वो अगर रोटी ले तो जो स्पाइक होता है ग्लूकोज का आफ्टर ईटिंग समथिंग, वो रोटी में कम होता है। डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम्स आती है रोटी में जो चावल में नहीं आती है। चावल बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो यूजुअली अगर कोई मुझे एज अ डाइटरी एडवाइस पूछे तो मैं यूजुअली यही सलाह देता हूँ कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सूट करे आप लीजिए, पर ये याद रखिए कि दोनों ही बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर डिनर का बात में बोलूँ कि रात के टाइम पे आप कुछ कोई खाना खा रहे हैं तो आप 2 रोटी लीजिए, 2 रोटी कुछ सब्जी, आलू जितना कम हो उसमें अच्छा है। अगर आप राइस लेना चाहते हैं तो 1 कटोरी राइस आप लीजिए। पूरा थाली सजा के राइस रख के एकदम जब तक पेट नहीं भर रहा है खाना, वो आप राइस खाइए या रोटी लीजिए, ये गलत। दैट इज। सर अभी आपने बताया कि आलू कम रखना है जी। आलू को कितना कम रखना है? पीपल आर कंफ्यूज। आलू ही हमारा मेन है सब्जी? आलू ही हमारा मेन सब्जी है, पर आलू से जो ग्लाइसेमिक स्पाइक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो फिर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन लोगों को डायबिटीज़ है या कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो उनमें हम लोग यूजुअली सलाह देते हैं कि आप ऐसा नहीं कि पूरा बंद करना है, आप आलू लीजिए, पर 1-2 टुकड़ा 3 टुकड़ा ठीक है सब्जी में, ठीक है ना। और ज़्यादा वहाँ पे सब्जी होना चाहिए। जैसे आप कोई भी रोड साइड रेस्टोरेंट में जाएंगे और आपको सब्जी खाने का मन कर रहा है, आप सब्जी मांगेंगे राइस के साथ या रोटी के साथ, तो जो भी सब्जी दिया जाएगा आप वहाँ पे देखना आलू ही दिख रहा है, ठीक है ना, सब्जी नहीं दिख रहा है। क्योंकि आलू चीप है तो यूजुअली आलू ज़्यादा देते हैं, तो हम लोग खा भी लेते हैं। तो ये हैबिट गलत है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लेना है। मतलब आलू भी एक सब्जी है, पर मैं आलू को छोड़ के बोल रहा हूँ कि आलू का पोर्शन कम रहना है। आप 20% वो रखिए, 80% आपको सब्जी वहाँ पे रहना चाहिए। एज ए डॉक्टर आप बैठते हैं वहाँ पे, आपको बहुत से मिथ देखने को मिलते होंगे जो कि ट्रू नहीं है। लोग आते होंगे, बताते होंगे कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको जो सबसे बड़ा जो मिथ लगा डायबिटीज़ को लेके, वो क्या दिखा यहाँ पे पूर्वांचल में, गोरखपुर में? एक जो मुझे चीज़ लगा कि ये सिर्फ पूर्वांचल का बात नहीं है, पूरा भारत में ही आप बोल सकते हैं या पूरा विश्व में ही ऐसा देखा जाता है कि एक्चुअली डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पहला 10 साल में 15 साल में आपका कोई ज़्यादा लक्षण आपको नहीं देगा, ना ही आपका ज़्यादा कुछ नुकसान करेगा शरीर का। पर ये पीरियड जब ओवर हो जाता है तब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होता है। और एक बार कॉम्प्लिकेशंस आ गया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो जिनका 5-6 साल हुआ है, 7-8 साल हुआ है, उनके जहन में ऐसा एक बैठ गया है कि ठीक है शुगर थोड़ा ज़्यादा है फिर भी दिक्कत तो ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक मिथ है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा है इसलिए आप शुगर को जैसा है वैसा ही रखें, ज़्यादा है तो ज़्यादा रखें। क्योंकि ये एक बात आपको समझना होगा, सिम्टम्स या लक्षण कोई भी बीमारी हो हर शरीर में अलग अलग तरह प्रेजेंट करता है। आपने कोविड के महामारी के टाइम देखा होगा कि किसी को यहाँ पे दंत चला जा रहा था, सूंघने में दिक्कत हो रहा था, किसी को अचानक हार्ट अटैक हो जा रहा था, किसी को सिर्फ बुखार हो रहा था, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो कोई भी बीमारी अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह से प्रकट होता है, अलग अलग सिम्टम्स लेके रहता है। तो आपका डायबिटीज की वजह से सिम्टम्स नहीं हो रहा है इसलिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दवाई नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, मिठाई खाते हैं, जो भी आपको मन चाहे खाते हैं। ये चीज़ गलत है। ये एक मिथ है कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है तो मैं अभी ठीक हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे डैमेज करता है। इसको साइलेंट किलर बोला जाता है इसीलिए। और अगर आप पहले से सावधान नहीं रहेंगे, बाद में जाके जब दिक्कत आएगी तब कुछ किया नहीं जा सकता है। मतलब कुछ तो किया जा सकता है पर वो काफ़ी नहीं होगा। काफ़ी मुद्दों पे हमने डिस्कस करा और लास्ट जाते जाते इस सेशन को कंक्लूड करते करते एक मैसेज जो आप सर पूर्वांचल के ओवरऑल लोगों को या गोरखपुर के लोगों को देना चाहेंगे, व्हाट विल बी दैट? मुझे लगता है कि
पूर्वांचल के लोगों को या पूरे भारत के लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका स्लीप हाइजीन मेंटेन कीजिए। जितना टाइम आपको सोना है आप सोइए और ठीक टाइम पे सोइए। ऐसा नहीं कि रात को जाग के आप सुबह को सो रहे या दोपहर को ज़्यादा सो रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लीप हाइजीन शुड बी मेंटेन। योर फिजिकल एक्टिविटी शुड बी डन एवरी डे। कुछ एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि मेडिकल एडवाइस आप जब सीख कर रहे हैं या किसी से मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है कि नहीं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया वगैरह में या आप सोसाइटी में भी अगर बोलिए सब लोग डॉक्टर है और सब लोग मेडिकल एडवाइस देते हैं। इससे भी काफ़ी सारे नुकसानें आती हैं। तो जैसे एक ब्रिज कैसे बनेगा वो आप एक सिविल इंजीनियर से ही पूछेंगे, है ना। अगर कोई ज्ञान दे दे तो उससे नहीं मानेंगे, है ना। फिर हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो बोलते हैं ऐसा मारना चाहिए था, वैसे मारना चाहिए था, ऐसे बॉल फेंकना चाहिए था। तो ये बोलना बहुत आसान है, पर जो एक्चुअली प्रोफेशनल है उनको पता है कि उसका इन्स एंड आउट्स क्या है। वैसे ही मैं चाहूँगा कि मेडिसिन को भी एक साइंस की तरह ट्रीट कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि मतलब सभी से आप डिस्कस करें और सभी से एडवाइस लें। इसमें दिक्कत जो आती है कि आधा अधूरा एडवाइस बहुत ज़्यादा आ जाती है जो आखिर में आपका नुकसान कर सकता है। तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, जो भी हो, जो उसके फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल किया है, ऐसे ही लोगों से आप सलाह लें। और जो मेन 3 चीज़ें मैंने बोला ये फॉलो कीजिए। ये चीज़ें अगर कोई फॉलो करता है मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा लाभ सभी को मिल सकता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना इन्फॉर्मेटिव नॉलेज यहाँ पे शेयर किया और बाकी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हम पेट्रियोटिक मंच के थ्रू लाते रहेंगे। आप हमारी इस वेबसाइट पे बने रहिए। साथ साथ आगे किसी भी तरीके का अगर इन्फॉर्मेशन यूपीएससी या सिविल सर्विसेज से चाहिए तो आप पेट्रियोटिक IAS के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।